अगेन वेलकम क्लास 12। और आज के वीडियो में हम लोग फोकस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वी हैव टू चेक हियर द मेन एंड फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, और इसके पहले के वीडियो में आपने विस्थापन धारा चेक किया था, उसकी उत्पत्ति का कारण आपने देखा हुआ है। ओके, अब आज का ये वीडियो जो है हम लोग देखने वाले हैं कि प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की क्या क्या हो सकती हैं। ओके, तो इसके पहले आप ये समझ लें कि जो आपका चार्ज होता है, आवेश, यदि वो आवेश रुका हुआ है, स्थिर अवस्था में है, तो वो केवल विद्युत क्षेत्र की स्थापना कर सकता है। ओके, इफ एनी चार्ज इज इन स्टेशनरी पोजिशन, रुका हुआ है स्थिर अवस्था में, तो उससे केवल आप इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र की स्थापना कर सकते हैं। जबकि यदि वही आवेश गतिमान है एक समान रूप से, एक समान चार्ज से अगर गतिमान कोई आवेशित कण है, तो इसके द्वारा विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों की स्थापना की जा सकती है। ओके, बोथ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस्ड वाया एनी यूनिफॉर्मली चार्ज हैविंग सम स्पीड। ओके, पार्टिकल कोई है तो इसमें आप इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों बना सकते हैं। लेकिन यदि कोई आवेशित कण त्वरित रूप से गतिमान है, मतलब उसका वेग लगातार चेंज हो रहा है, उसका वेग लगातार वैरी कर रहा है, तो उस कंडीशन में आप विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, साथ में एनर्जी मतलब ऊर्जा की भी स्थापना कर सकते हैं। तो यही सब फीचर्स, यही सब पैरामीटर्स उत्पन्न होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। ओके, तो इसके हम लोग जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, वो चेक कर लेते हैं इसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है। तो इसमें आपको ये चीज़ समझ लेना है कि जब ये तरंगें संचरित होती हैं तो इनके पीछे कोई आवेशित कण ही उत्तरदायी होगा, और साथ में वो मूविंग कंडीशन में होना चाहिए, त्वरित आवेशित कण। ओके, त्वरित आवेशित कण अगर है तो उसके द्वारा विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और साथ में ऊर्जा, इन सब की उत्पत्ति की जा सकती है। तो चेक करते हैं, देखिए इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या शो की गई हैं। पहला पॉइंट चेक करते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगें त्वरित आवेशित कणों के द्वारा उत्पन्न की जा सकती हैं। ओके, आवेशित कण कोई भी हो, लेकिन अगर मान लीजिए वो त्वरित नहीं है तो आप विद्युत चुंबकीय तरंगों की स्थापना नहीं कर सकते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों की स्थापना करने के लिए आवश्यक है कि जो आवेशित कण है वो त्वरित रूप से गतिमान होने चाहिए, उनका वेग लगातार समय के साथ में चेंज होना चाहिए। ओके, नंबर 2 पे आते हैं, इन तरंगों के संचरण मतलब ट्रांसमिशन के लिए माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि जब ये तरंगें चलती हैं तो इनके लिए किसी प्रकार के मीडियम अथवा माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। देयर इज नो नीड ऑफ मीडियम फॉर प्रोपगेशन ऑफ सच वेव्स। आप प्रकाश की बात करते हैं, ओके, प्रकाश तरंगों की बात करें या गामा किरणें, एक्स किरणें, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रा, माइक्रो, रेडियो, कोई भी तरंगें अगर होती हैं, ये सारी तरंगें विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, और इनके चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। सूर्य से जो प्रकाश चलता है और जमीन तक पहुंचता है, बहुत ही कम समय में पहुंचेगा। साथ में इन तरंगों को चलने के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि सूर्य और पृथ्वी बीच में तमाम वैक्यूम पोर्शन भी होता है, निर्वात भी होता है। उस निर्वात से होकर जो लाइट होता है वो पृथ्वी तक पहुंचता है। इसका सीधा मतलब है कि इन तरंगों के संचरण के लिए, चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। नंबर 3 देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, ये तरंगें एक वैल्यू शो की गई है 1/√μ0 वेग से संचरित होती हैं। ओके, आप जानते हैं कि μ0 जो है निर्वात की चुंबकशीलता है, ε0 जो है निर्वात की विद्युतशीलता है, दोनों के मान फिक्स हैं। ओके, और यदि आप इनको हल करते हैं तो हल करने पे ये जो है वास्तव में निर्वात में प्रकाश की चाल जितनी होती है, स्पीड ऑफ लाइट, μ0 4π10⁻⁷, ओके, इन दिस फॉर्म। एंड ε0 के लिए आपको ये वैल्यू बताई गई थी 1/4πε0 दिस इज 9×10⁹। ओके, दोनों जो है एक न्यूमेरिकल वैल्यू इसके फॉर्म में शो की गई है। ये संख्यात्मक मान है, कभी भी चेंज नहीं हो रहे हैं, आपको ध्यान रखना है। और यदि इन दोनों के मान μ0 इस फॉर्म में, ओके, एंड ε0 दिस इज
1/4 into 9 × 10⁹ आपके सामने म्यू नॉट की वैल्यू शो की गई है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू चाहे आप ये लिखें या 8.85 × 10⁻12, ओके, कोई मान रखेंगे। जब ये दो मान आप ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये आप कर लें 1/4 पाई इंटू 9 × 9 के फॉर्म में। जब इसको आप सॉल्व करते हैं, पाई की वैल्यू पुट की जाती है, इसको हल करने पे 8.85 × 10⁻12 प्राप्त होता है। इन दोनों की वैल्यू जब आप यहाँ पुट करते हैं, then definitely you can get here speed of light 3 × 10⁸, ओके, इतना मीटर पर सेकेंड। तो बट नेचुरल ये जो आपको वैल्यू निकलती है, ये वास्तव में किसी भी वैद्युत चुंबकीय तरंग की चाल होती है। और ये वास्तव में जो प्रकाश की चाल अगर चेक करते हैं तो वो प्रकाश की चाल भी निर्वात के लिए या वैक्यूम के लिए 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड या 310 मीटर पर सेकेंड हमें प्राप्त होती है। अब आपको ये कंफ्यूज नहीं करना कि केवल प्रकाश की तरंगें ही साथ चलती हैं, ऐसा नहीं है। जितना भी वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा, जितना भी तरंग वैद्युत चुंबकीय तरंगे के रूप में हम लोग पढ़ेंगे सीखेंगे, वो सभी तरंगें इसी चाल से संचलित होती हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, ये तरंगें अनुप्रस्थ मतलब ट्रांसवर्स नेचर की होती हैं, जिनमें वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत होते हैं। ओके, और इसमें आप चेक कर लें, डायग्राम भी बना हुआ है। अनुप्रस्थ का मतलब क्या होता है, आपने तरंग पढ़ा होगा, और तरंग में ये बताया कि जब माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। ओके, माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करेंगे तो वो तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें कहलाती हैं। तो बट नेचुरल ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, उनका नेचर भी अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्स प्रकृति का होता है, जिनमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों के जो कंपन होंगे वो परस्पर लंबवत होते हैं। दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ओके, नंबर 5 पे आते हैं। 5 में देखिए, वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र समय के सापेक्ष समान कला में कंपन करते हैं, है ना। मतलब समान कला का मतलब है कि इनके बीच का जो कलांतर होगा वो π/2 होगा। इनके बीच का जो कलांतर बनेगा, फेज डिफरेंस, दैट विल बी π/2। 6 पॉइंट चेक करेंगे। इसमें देखिए E0 शो किया गया है और V0 शो किया गया है। उस डायग्राम में तो आप थोड़ा चेक करने पहले, ये जो डायग्राम है ये वास्तव में वैद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए ही बनाया गया है। और इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप वैद्युत चुंबकीय तरंग की बात करते हैं तो इसमें आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दोनों होगा। ओके, और दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, और साथ में ये जो तरंग का संचरण होगा, किस तरंग का, वैद्युत चुंबकीय तरंग होगा, इनका संचरण इन दोनों के लंबवत होगा। ओके, तो आप चेक कर लें कि अगर मैं ये जो रेड पेन आप देख पाते हैं, ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करता है। ओके, दिस इज शोइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। इस प्रकार से ये जो पेन है ये आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो प्रोपेगेशन होना है, वैद्युत चुंबकीय तरंगों का जो संचरण होगा कुछ इस दिशा में होगा, और इस दिशा का सीधा मतलब है कि ये जो दिशा होगी वो इन दोनों के लंबवत होगी। मतलब वैद्युत चुंबकीय तरंगें जो है इस प्रकार से संचरित होती हैं कि इसके जो कण के जो कंपन होंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड के भी और मैग्नेटिक फील्ड के भी दोनों के ही लंबवत होंगे। और ये तीनों ऑर्थोगोनल है, लेकिन तीनों आपस में लंबवत हो जाएंगे। यही चीज़ आपको इस डायग्राम में शो किया गया है। ओके, और इसमें देखिए आपने एक्स वाई दिशा में दिखाया है वैद्युत क्षेत्र की दिशा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जेड की दिशा में डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बी की दिशा, आपस में लंबवत है। ये ध्यान रखना है, इनके बीच का एंगल 90 बनेगा। अब चूंकि ये 2 डायमेंशनल है तो हम लोग यहाँ पे 90 को ऐसे ही शो करेंगे। और ये जो फाइनली ये जो डायरेक्शन है एक्स की दिशा, वो तरंग के चलने की दिशा है। और यहाँ से स्पष्ट है कि इसकी जो दिशा होगी तरंग संचरण की, वो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत होगी। ओके,
यहाँ जो कण के जो कंपन होंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर होने चाहिए। अब देखिए यहाँ पे डायग्राम में भी शो किया गया है, कैसे आपने इसके कंपन शो किए हैं। अब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का देखिए ई, ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा को दिखाएगा, और यहाँ से ये जो गैपिंग होगी ये आपका ई नॉट हो जाएगा। ई नॉट का मतलब है कि वैद्युत क्षेत्र का आयाम या वैद्युत क्षेत्र का अधिकतम मान। दिस इज द पीक वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अधिकतम वैल्यू है ये वैद्युत क्षेत्र का। और ये जो डायरेक्शन शो किया गया है डॉट लाइन से, इसको हम, क्योंकि ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वाई दिशा में और जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है वो जेड दिशा में। ओके, और इन दोनों के बीच का एंगल जो है ये 90 आपको दिखाना है। और ये जो वैल्यू होगी पीक वैल्यू, ये आपका बी नॉट हो जाएगा। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस प्रकार चल रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपन है ऑसिलेशन आप यहाँ से शो कर सकते हैं ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन इस प्रकार से होने लगेगा। तो आप चेक कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन है वो वाई जेड, लेकिन इसको वाई एक्स प्लेन में है, और ये जो आपका मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन होगा वो आपका जेड एक्स तल में हो जाएगा। तो ये जो इसकी पीक वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की ई नॉट के फॉर्म में शो की गई है, और पीक वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट शो किया गया है। यदि हम इन दोनों का निकालते हैं अनुपात, ओके, इफ वी आर गोइंग टू चेक हियर द रेशियो ऑफ पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका सी बनाएगा। और सी का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट, जो कि आपको बताया गया 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड या 3.8 मीटर पर सेकेंड। ओके, इस पर क्वेश्चन भी आते हैं। ओके, ये आपने अभी जो देखा है ई नॉट अपॉन बी नॉट, अधिकतम वैल्यू किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, अधिकतम वैल्यू किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की, डिवाइड करने के लिए सी देगा, और सी का मान बिल्कुल फिक्स रहेगा जो मान यहाँ बताया गया है। एक वैल्यू दे देगा, एक मान पूछ लेगा, ई का मान देगा बी पूछेगा, बी का मान देगा या ई का मान निकालने को आ जाएगा। नंबर 6 हो गया है। 7 पे आते हैं। 7 में देखिए निर्वात में इन तरंगों की औसत वैद्युत ऊर्जा घनत्व, एवरेज इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला शो किया गया है यू ई के फॉर्म में, एंड दैट इज 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। ओके, इसको आपको याद कर लेना है। और जो दूसरा फॉर्मूला है इसी के लिए, औसत चुंबकीय ऊर्जा घनत्व, एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला यू एम के फॉर्म में शो किया गया है 1/2 बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। तो दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं, इसके क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ओके, बाकी केवल और दोनों ही आपस में इक्वल भी होने हैं। ओके, ये आपको ध्यान रखना है कि जो आपका यू ई की वैल्यू है या यू एम की वैल्यू है, ये दोनों म्यूचुअल आपस में इक्वल भी होने हैं। ओके, तो वैद्युत चुंबकीय तरंगों का सीधा मतलब है कि यहाँ जो औसत ऊर्जा घनत्व की वैल्यू होगी यू ई के फॉर्म में, और साथ में औसत चुंबकीय ऊर्जा घनत्व की वैल्यू है यू एम के फॉर्म में, इन दोनों की जो वैल्यूज है आपस में इक्वल हो जाएगी। ओके, तो ये अगला पॉइंट हो जाएगा। तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पे मेनली 7 कैरेक्टर्स जो प्रमुख गुण होते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंगों के, वो आपने स्टेप बाय स्टेप चेक कर लिया है। ओके, और आपको सारे पॉइंट्स एक बार फिर से चेक कर लेना है क्या क्या बताए गए हैं। अभी हम लोग देखने वाले हैं कि अब जो इक्वेशन बनने वाला है फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का किस प्रकार से बनने वाला है। तो अगर फिर चेक करते हैं, कुछ डायरेक्शन में चेंज किया हुआ है। इस बार जो है एक्स दिशा यहाँ दिखाई गई है, वाई यहाँ दिखाई गई है। एक्स की दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड को, वाई की दिशा में मैग्नेटिक फील्ड के कंपन शो किए गए हैं। ओके, और फाइनली जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो जेड दिशा में है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे 2 इक्वेशन बनाने वाला हूँ, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में। तो हम लोग यहाँ चेक करने वाले हैं जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है, उसके लिए आपको इक्वेशन शो करनी है। ओके, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रहा है इस टर्म्स में,
और जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है उसके कंपन इस प्रकार से हैं y की डायरेक्शन में, ठीक है ना। और जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ वेव है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो z की डायरेक्शन में हो जाएगा। तो यदि हम लोग दिखा चाहते हैं वैद्युत क्षेत्र Ex के टर्म्स में, ओके, इसका हमें इक्वेशन बनाना है क्योंकि ये जो ग्राफ बना है ये एक चावक्र है। दिस इज साइनसॉइडल वक्र वेव और उसका इक्वेशन कुछ इस प्रकार से बनेगा। Ex इक्वल टू ई नॉट, ई नॉट समझ गए आप, पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। दिस इज द साइन ओमेगा टी माइनस के जेड, ओके। ये जो इक्वेशन बनाया गया वायु क्षेत्र के लिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स डायरेक्शन में प्रोपिगेट कर रहा है, ओके। अब हम चेक करते हैं चुंबकीय क्षेत्र में, मैग्नेटिक फील्ड में, और मैग्नेटिक फील्ड का जो इक्वेशन बनेगा बी वाई, क्योंकि यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा में वाई डायरेक्शन में दिखाई गई है, ओके। ये बन जाएगा बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के जेड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ए नॉट है, ये बी नॉट है, इन दोनों का डिवाइड करेंगे तो निश्चित रूप से आपको टी मिलने वाला है। स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में 3.8 मीटर पर सेकेंड ये प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। उसके अलावा ओमेगा क्या चेक कर लेंगे, ओमेगा इसका हो जाएगा 2 पाई न्यू, न्यू का मतलब फ्रीक्वेंसी, न्यू का मतलब है उस तरह की आवृत्ति, और यहाँ पे के जो है वो भी आप चेक कर लें 2 पाई अपॉन लैम्डा के टर्म्स में, ओके। और खास बात ये कि अगर दोनों का भाग करते हैं ओमेगा और के को, ओमेगा अपॉन के, तो ये वैल्यू भी आपको सी देगा, ओके, ठीक है। ये जो ओमेगा अपॉन के आप निकालेंगे ये भी आपको क्या देगा, स्पीड ऑफ लाइट ये प्राप्त हो जाता है। तो ये आप चेक कर लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जो प्रोपिगेशन होगा वेव का वो यहाँ से चेक कर लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद मैग्नेटिक फील्ड की बारी आती है। मैग्नेटिक फील्ड में जब आपको वेव का प्रोपिगेशन दिखाना है तो बी वाई के टर्म से आप शो कर सकते हैं, ई नॉट पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड बी नॉट पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जो कंपन है वो आपने दिखा दिया है। ओमेगा 2 पाई न्यू फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में, के 2 पाई अपॉन लैम्डा, लैम्डा मीन्स वेवलेंथ ऑफ द लाइट, वेवलेंथ ऑफ द वेव। ओमेगा अपॉन के निकालेंगे या फिर ई नॉट अपॉन बी नॉट निकालेंगे, दोनों ही अवस्थाओं में सी मिलता है, मतलब प्रकाश की चाल। लेकिन मैक्सवेल के इस वैद्युत तरंगों के सिद्धांत के बाद एक लेटेस्ट थ्योरी भी आई है मैक्स प्लैंक की। तो इस प्रकार से आप चेक करें कि जो आपने न्यूटन का कण का सिद्धांत पढ़ना है या पढ़ चुके हैं, तो कार्टेलेस थ्योरी थी, कणों का सिद्धांत। हाइगन्स ने प्रकाश को वेव फॉर्म में माना, अजम्पशन था उनका। उसके बाद मैक्सवेल ने तरंग को वाद्य चुंबकीय तरंग माना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव माना हुआ है प्रकाश को भी, ओके। और जो प्रकाश या तरंग की जो लेटेस्ट थ्योरी है वो है मैक्स प्लैंक की। तो मैक्स प्लैंक के अनुसार किसी सोर्स से जब वाद्य चुंबकीय तरंगें चलती हैं, चाहे लाइट क्यों ना हो, तो वो एक पैकेट या बंडल के रूप में संचरित होती हैं, जिनको हम लोग क्वांटा कर सकते हैं, ओके। और हर क्वांटा की एक निश्चित ऊर्जा होती है, E इक्वल टू एच न्यू के फॉर्म में, ओके। क्योंकि ये लेटेस्ट थ्योरी है जो कि आपको आगे चल के मॉडर्न फिजिक्स में और एक्सप्लेन किया जाएगा कि जो प्रकाश चलता है वो छोटे छोटे पैकेट्स या बंडल के रूप में चलते हैं, जिनको हम लोग क्वांटा कहते हैं। और हर क्वांटा की या हर प्रोटॉन की ऊर्जा नियत होती है एच न्यू के फॉर्म में, ओके। तो इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग फिर इसके जो स्पेक्ट्रम है उस पर फोकस करने वाले हैं, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।